Hello everyone. So today we have with us all in rank 547 Sagar Kaushik. Sagar, many congratulations dear. Thanks a lot. Really proud of you. How are you feeling now? Quite relaxed and a pleasant feeling. And परसों जब रिजल्ट आया उसके बाद सबसे पहले एक्साइटमेंट ये थी कि आपसे मिलना सर आके, बिकॉज ऑफ सम फैमिली उसमें थोड़ा बिजी हो गया था. बट मेरा ये था बैक ऑफ द माइंड कि पहले जाके सर से बात करनी है, एक्सप्रेस करना है, क्योंकि पूरे जर्नी में जब डाउन हुए रोलर कोस्टर राइड में, जब नीचे की तरफ आए, डर लगा, चीज़ें फंबल हुई, ऐसा लगा कि यार नहीं होगा शायद. तब फिर जब आपसे ही बात करी उस टाइम पे भी कि सर पता नहीं क्या करना है, तो अब ये था कि पहला रिएक्शन ये था कि मैं एक बार सर से जाके मिल लूँ एंड देन वी विल थिंक अबाउट अदर थिंग्स. अच्छा, मुझे रिजल्ट का बताओ. वाज इट ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस? सर डेफिनेटली इट वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन, नॉट बिकॉज ऑफ माई असेसमेंट. जो आप बोलते थे ना मेरे को कि सागर हो जाएगा, मेरे को आज भी ऐसा लगता है दैट शायद मेरा नहीं होता. मतलब मैं अपने आप को जज करूंगा तो आई वाज दैट नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि हो जाना चाहिए. बट आप जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बताते थे ना कि आई एम कॉन्फिडेंट, तू मेरी बात मान ले कि हो जाएगा तेरा, तो दैट वाज काइंड ऑफ कि अगर सर ने बोला है, सर ने पीटी में बोला हुआ, सर ने मेंस में बोला हुआ, तो इंटरव्यू में बोल रहे हैं तो भी होगा, फाइनल सिलेक्शन होना होगा तो होगा. तो यस, that was on expected line because you told me that कि हो जाना चाहिए. रिजल्ट देख के क्या रिएक्शन? सर पहले रिएक्शन तो यही था कि काइंड ऑफ रिलैक्स्ड, थोड़ी सी इमोशनल फीलिंग थी कि ठीक है फाइनली हो गया, और एक वो फीलिंग थी कि यार होता है कि थिंग्स पेड ऑफ. राइट. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ऐसा हो जाते हो इसकी प्रिपरेशन में कि चीज़ें क्या पता नहीं होती हो. आप जितने बच्चों ने साथ में शुरू किया था काइंड ऑफ सब ने क्विट कर दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप एक सेल्फ डाउट में आ जाते हो कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि सिलेक्शंस कैसे बच्चों के होते हैं, क्या वो हमसे बिलोंग करते हैं और देयर इज अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखा कि वो जो उसका गेस्टेशन पीरियड है वो काफ़ी लंबा है, बिकॉज ऑफ दैट वास्ट सिलेबस काइंड ऑफ यू द परसिवरेंस यू नीड इन दिस ना, वो पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए यू नीड टाइम. मुझे बात बताओ, यू टॉक्ड अबाउट परसिवरेंस, राइट? अब इस लॉन्ग जर्नी में फैमिली का सपोर्ट रहा होगा. कुछ ऐसा इंस्टेंस तुम्हें याद हो जहां लगता है कि शायद फैमिली को भी लग रहा था कि भाई होगा नहीं होगा, वो भी एक थोड़े डाउट में थे, ऐसा था कभी? सर डाउट तो था, बट दे आर सेइंग दैट कि यार एफर्ट कर रहा है, ठीक है, ही इज पुटिंग आवर्स, रात भर काम कर रहा है, तो ठीक है, जो भगवान को मंजूर होगा हम अपने कर्म कर लेते हैं और बाकी जो ईश्वर की इच्छा होगी, महादेव की इच्छा होगी वो देंगे. एंड एक पहले से ही बचपन से सिखाया गया कि यार एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं हो सकते. राइट. वो गीता का श्लोक है, कर्मणादे माधिकारस्ते, तो फिर एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं हो सकते. तो वही था. और ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट, एक एक्चुअली इशू क्या है ना, हम एक जगह एफर्ट मारते कोशिश करते हैं कि वहीं रिजल्ट आ जाए, लेकिन लाइफ एक तरीके से जैसे चलती है कि यार कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिवली जाके वहाँ रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी जहाँ आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी. राइट. एंड जब आप थक चुके होगे ना कि बस हो गया, एंड देन ही विल गिव यू थिंग्स ना कि बस दैट वाज योर रिवॉर्ड, इतना तुम कर सकते थे, मैंने देख लिया, एंड नाउ जस्ट एंजॉय द फ्रूट ऑफ योर. तो ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा वैसे तो 4th अटेम्प्ट था, बट फ्रैंकली बोलूँ तो सिंसियरली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मैंने प्रॉपर आंसर राइटिंग की, प्रॉपर चीज़ें करी. जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2020 में पास आउट हुआ, B.Tech किया, और B.Tech के लास्ट एग्जाम वाज ऑन 4th अक्टूबर. And due to COVID वो स्ट्रेच हो गया था, and due to COVID prelims also got stretched, and that was on 10th of October of 2020. तो 6 दिन का गैप मिला था मेरे को, तो मैं रिवाइज भी नहीं कर पाया था अपना पीटी, एंड आई वाज ऑन द कि मैं अपना B.Tech का लास्ट सेमेस्टर क्लियर कर रहा था, तो वो अटैम्प्ट मेरा खराब हुआ. देन मैंने दिसंबर में दिया था CAPF, वो मेरा क्लियर हो गया था. देन आई गोट एंगेज इन दैट, और फिर मैंने पीटी दिया था, देन आई स्कोर्ड 103. एंड फिर मैंने मेंस के लिए करने की सोची, लेकिन इधर मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था CAPF में, एंड उसके इंटरव्यू की डेट थी 20th of December, एंड इसकी जो मेंस की डेट थी दैट वाज फ्रॉम 5th of Jan. बिकॉज ऑफ कोविड में वो मेंस भी एक्सटेंड हो गया था, वो दोनों क्लैश कर गए. और आज पीछे देखता हूँ तो लगता है कि वो गलत कॉल लिया कि CAPF को प्रेफरेंस दिया एज कम्पेयर टू सिविल्स. अगर तब प्रेफरेंस ना दी होती, उन 3 महीने में CAPF की इंटरव्यू की तैयारी ना करके सिविल के मेंस की होती, तो आज शायद चीज़ें डिफरेंट होती, पहले ही हो जाता है. तो वो बिना पढ़े मैंने मेंस दिया, एंड देन जब इसमें CAPF में सिलेक्ट हो गए तो फिर एक बहुत ही लीनियंट हो गए अपनी अप्रोच को लेके ना. मतलब आई कैन रिकॉल मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बिना पढ़े मैं पीटी देने चला गया कि ठीक है ट्राई करते हैं, ऐसे दे आते हैं, सर्विस तो मिल ही गई है,
उसका अटैम्प्ट भी बहुत सारे बचे हुए हैं, तो वो थर्ड अटैम्प्ट वैसे ख़राब किया। बट जो सिंसियरली एफर्ट मारे हैं वो फिर जब BSF छोड़ी इन 4th October of 2020, दैट वाज ऑन 2022, एंड उसके बाद फिर मैं आंसर राइटिंग शुरू की। एंड जो मेरी फ्रेंड थी BSF में, उसने सजेस्ट किया कि तू एक काम कर, आंसर राइटिंग के लिए स्टार्ट कर दे मेंस के एंड गो टू फोरम। उन्होंने भी वहीं से की थी और शी ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड इन दैट अटैम्प्ट। शी गॉट रिजल्ट इज 52। वेरी नाइस। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया तो मैं यहाँ पे आके एसोसिएट हुआ, देन चीज़ें पॉजिटिव होती चली गई एंड बाय गॉड ग्रेस। वंडरफुल। मुझे एक बात बताओ, सी यू लेफ्ट अ लुक्रेटिव जॉब, राइट? पीपल प्रिपेयर फॉर CAPF, you left that. Even for example, you are already B.Tech, right? स्टूडेंट्स की जॉब लगती है ना? फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई नाउ वी आल्सो हैव अ वन अनदर अर्निंग मेंबर, है ना? और ये डिसीजन लेना कि जॉब छोड़ देते हैं एंड देन प्रिपेयर करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ये डिसीजन लेते हैं, राइट? अब इस डिसीजन के साथ खड़े कैसे रहें कि हाँ नहीं ये डिसीजन है और इसको मुझे बैक करना है? बिकॉज कभी कभी फैमिली स्टार्टिंग में हो सकता है कि सपोर्ट करती है, बट थोड़ा बीच में जाके जब रिजल्ट्स उस तरह से नहीं मिलते, फैमिली भी थोड़ा सोचने लगती है कि इट्स बेटर अगेन गेट बैक टू द सेम जॉब। सर इसका सारा क्रेडिट जो है ना वो मेरे फादर और मदर को है। उन्होंने स्टार्टिंग से ना मेरे को ये बोला है कि तू वो कर जो तू करना चाहता है। उन्होंने कभी पुश नहीं किया, उन्होंने सिंपल हर तरीके से मुझे एग्जांपल्स दिए कि देखो इफ़ यू एंजॉय राइट नाउ जस्ट एंजॉय। उन्होंने कभी मेरे को ये भी नहीं बोला कि तू पढ़ ले या एंजॉय मत कर। मेरे फादर का सिंपल था, तुझे एंजॉय करना अच्छे से कर, पढ़ना है अच्छे से पढ़, जो करना है कर ले। और हम ये नहीं बोलेंगे कभी कि तूने ये करना है, तूने ये करना है, जस्ट डू वट एवर यू वांट। बट हम ये चीज़ बता देते हैं, देखो अभी एंजॉय करोगे तो बाद में चीज़ें टफ होंगी जो हमारे लिए हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमने अपनी लाइफ वो खुला बोलते हैं कि यार मैंने अपनी लाइफ में अपने टाइम पे खूब एंजॉय किया, ठीक है, अपने फादर के पैसों पे खूब एंजॉय किया, और मैं तेरे को नहीं रोकूंगा कि तू मत कर, क्योंकि आई डोंट हैव दैट क्रेडिबिलिटी ना कि मैंने किया और तेरे को रोक लूँ। तू जो करना है कर, बट देख आज हम यहाँ सिचुएशन पे है एंड यू कैन बी बेटर देन दैट। अगर एफर्ट करोगे तो वो एक चीज़ दिमाग में क्लियर हो गई थी कि हाँ ठीक है। एंड उन्होंने बोला था देख सिंपल, मेरे फादर बोलते थे भाई बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना तब भी बैठा के तो खिलाई दूंगा, ठीक है, तू सपनों के लिए भाग। उनकी एक थी बचपन से इच्छा ना कि यार देख 2 रोटी सब कमा लेते हैं, दुनिया में हर आदमी कमाता है, बट अगर उस 2 रोटी के साथ तुम किसी की हेल्प कर दो ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप किसी के काम आ जाओ और आपकी 2 रोटी उससे मिल रही हो, तो वो जो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी ना, वो रिस्पेक्ट और सेटिस्फेक्शन वो अर्न करना एक डिफरेंट है। हम नहीं कर पाए, हम अपनी जॉब कर रहे हैं तो एक अनवर्दी सा फील होता है कि यार मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं, राइट। लेकिन लोगों से इंटरेक्ट करेगा एंड उनके काम आ जाएगा ना, किसी के भाई 2 रोटी खा के और जाना सबने है, बट उसके बीच में आपने किसी की हेल्प कर दी ना, वो एक मेरे फादर ने हमेशा मुझे वो चीज़ सिखाई है कि वो तुम्हें करना चाहिए एंड यू शुड बी ऑन दैट पाथ। और फोर्स नहीं किया, मुझे बताया है कि ये कर सकते हो, बाकी भाई आपकी इच्छा है, जो करना है वो करो। मुझे आज भी याद है जब मैंने B.Tech के लिए प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं था, मैं आई वॉज द सिंगल अमंग द माई होल बैच कि मैं बैठा ही नहीं था कि मेरे को प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं। टीचर्स ने पूछा क्यों नहीं किया, तो दैट आई वॉज माई कॉन्फिडेंस ने कि यार मुझे नहीं चाहिए, मेरे को कुछ और प्लान्स हैं। तब मेरे फादर ने क्वेश्चन भी नहीं किया, रिलेटिव्स करते थे कि यार क्यों नहीं, क्यों इतनी अच्छी, मैंने अच्छी जगह से B.Tech किया और मेरे साथ वाले दोस्त बड़ी अच्छी जगह प्लेस हो गए, एंड तो क्वेश्चन्स थे कि क्यों नहीं किया। तो माई फादर सेड कि ठीक है जो भी कर रहा है, और मेरी तो सुनता नहीं है। रियलिटी में ये था कि मैं उन्हीं की सुनता था, तो उन्होंने कभी मेरे को पुश नहीं किया। तो हाँ थोड़ा सा जब CAPF में सेलेक्ट हो गया, वहाँ पे गया, दैट वाज काइंड ऑफ एक डिफरेंट माहौल हो गया, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो गया, सेलिब्रेशंस होगी, तो वहाँ से क्विट करना वाज अ डिफरेंट। बट आज भी मुझे याद है जब मैं, दैट वाज माई, जो मेरा दिन था, सुबह मैंने 3 घंटे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने वापस आना है, और मैंने पापा को फ़ोन करके बोला था कि मुझे 1-1.5 साल और चाहिए। तो पापा ने बोला था देख भाई तेरा मन नहीं लग रहा, तो उनके पहले रिएक्शन ये था कि मैं अभी तेरे को लेने आऊँ या सुबह अपने आप आ जाएगा। उन्होंने मेरे से ही नहीं पूछा क्या करेगा क्या नहीं, तो दैट काइंड ऑफ गट्स ना कि ठीक है यार देख लेंगे क्या होगा। तो वो मुझे मेरे फादर से मिले कि ठीक है एक बार, एक लाइफ है, एक्सप्लोर करते हैं। और मे बी उन्होंने किया है और वो नहीं कर पाए इस चीज़ को, तो वो चाहते हैं कि मैं आगे करूँ जाके, वो डिसीजंस लूँ, वो हार्ड डिसीजंस, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहें। बट हाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोशल प्रेशर आया है, उसमें थोड़े बहुत हम एज अ फैमिली डगमगाए भी हैं, बट यस वो ऊपर वाला है, वो साथ देता है टाइम के साथ ना। तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, और क्या होता था सिविल के साथ आप दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पे भी सेटबैक्स मिलते रहे, तो बट ठीक है एंड में आके एक पेड ऑफ हो गया, तो एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ गुड हो गया है।
बट सागर ये नहीं होता कि majority of the students they come from middle class, right? Yes, sir. They prepare for the civil services. और middle class में एक basic approach ये रहती है कि जहाँ पे parents currently है ना, हमें उससे ऊपर ही land करना है अपनी life में. एक pressure रहता है ना, कि भाई अगर father is currently for example he's a doctor, he's just MBBS, then you should be doctor but you should be MD, not less than MD. एक ना expectation रहती है middle class families में. Yes. क्या ऐसा burden था, face करने को मिला कि नहीं, और कभी कभी self doubt आया उससे कि होगा नहीं होगा? सर सेल्फ डाउट तो रहा. सेल्फ डाउट इसलिए नहीं रहा कि मैं फैमिली से कंपेयर कर रहा था. सेल्फ डाउट ये रहा कि जो मैं अचीव कर सकता था बीटेक करने के बाद, अब अगर मैं फेल हो गया तो जो मेरे साथ के लोग हैं वो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं और अब मेरे को वहाँ स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा. तो मैं 4 साल पीछे रह गया. तो एक सेल्फ डाउट आता था कि स्टार्ट करेंगे, अगर यहाँ फेल हो गए तो फिर क्या. जो चीज़ तुम ऑलरेडी अचीव कर सकते थे वो तो तुमने खुद की वैल्यू ख़त्म कर दी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ये सेल्फ डाउट था. लेकिन हाँ, ये मेरे पे प्रेशर कभी नहीं दिया मेरी फैमिली ने कि भाई तुम्हें इतना ऊपर जाना है. देवर लाइक, एक होता है ना उनके दिमाग, उनको भी शायद ये होगा इंटरनली कि अगर हम बांध देंगे ना कि यहीं तक जाना है तो शायद इसकी उड़ान यहीं तक हो जाएगी, हम खुला छोड़ देते तुमने जितना जाना जा. बट ऐसा नहीं हुआ कि कहीं ये नहीं लगा कि मेरी फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है तो मेरे पास हेल्प नहीं है या मुझसे नहीं होगा? होता है ना कि एक एक्स्ट्रा एज यू हैव, राइट? वो एज नहीं थी. डेफिनेटली सर. नहीं सर, वो बड़ा एक हेक्टिक हो जाता. पहली बात, नाम ही बड़ा लेट सुना ब्यूरोक्रेसी का ना. फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक में जब मैं था, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एंड एनडीए में मैं चला भी गया था एसएसबी के लिए. एसएसबी से जस्ट पहले मेरे को ये हो गया था कि मेरे को ये सुनने में आया कि देयर इज समथिंग बेटर देन दैट ऑल्सो. फैमिली को इतना नहीं था कि ब्यूरोक्रेसी में जाना है, कभी ऐसा कुछ था ही नहीं कि था कि सिंपल एक लाइफ अर्न करनी है एक. तो जब मेरे को पता लगा कि इट इज़ ऑल्सो अ गुड जॉब, सो क्वाइट गुड कि कलेक्टर बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, तो ये तब पता लगा. मतलब अराउंड 17-18 की एज में तो पता लगा कि ऐसा भी कुछ होता है. धीरे धीरे सोचा कि यार ठीक है, करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं. पहले स्टार्टिंग में तो ये था कि करके देखते हैं एक बार कि क्या चीज़ है, देखे. तो उसको जब हमने किया कि परस्यू करते हैं, बीटेक को साइड रखते चले गए, सिविल के अंदर आते चले गए. डेफिनेटली सर लैक ऑफ गाइडेंस वाज द. अगर मेरे को एक अच्छी गाइडेंस बहुत पहले मिल जाती ना तो शायद आज सर्कमस्टेंस हल्का सा नहीं सर, मैं बहुत ज़्यादा सर, है ना, एक रिपेंटेंस रहता है ज़्यादा सर. कि आपको ये नहीं पता ना सर कि बुक्स क्या रेफर करनी है. आप अपनी बुक पढ़ते हो, अपने आंसर लिखते हो, आपको लगता है कि बहुत बढ़िया है. आपने एक सोर्स पढ़ा एंड उसके फ्रेम पे आंसर जनरल पॉइंट लिख दिया, आपको टेक्निकलिटी उसमें आई नहीं, एंड देन यू थिंक यार आई हैव रिटन गुड. कोई जज करते हैं, आप पुलिस पर यार मैं तो गुड लिखा एंड पूरा पेपर कर दिया मैं 3 घंटे में एंड मुझे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा मेरे तो बड़े आराम से. लेकिन जब आप बाकी लोगों की देखते हो ना, आपको पता लगता है बाहर निकल के कि टॉपर्स की कॉपी देखते हो, जहाँ आपने जनरल पॉइंट लिखा है ना, अगर आपने लिखा कि ओनली फ्यू फार्मर्स कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ एमएसपी, एंड ये आपके पॉइंट है, जनरल पॉइंट है जो आपको सोर्सेज में मिलेगा. बट अगर आप जो बंदा अच्छे मार्क्स ला रहा है, उन्होंने ये लिखा है ओनली 6% ऑफ फार्मर एज पर शांता कुमार कमेटी, तो एक परसेंटेज आ गई, शांता कुमार कमेटी आ गई, वैलिडेशन, ऑब्जेक्टिविटी, वो हमें नहीं पता, वो स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं है. दैट्स वाज एन एडिशन करना पड़ता है. तो एक वो बड़ा डिफरेंट है कि वहाँ पे हम लैक करते हैं. जब खुद की कॉपी स्टार्टिंग में लिखी थी, पहला टेस्ट लिखा था तो लगा था यार बहुत अच्छा लिखा. जब उसमें 10 में से 3 नंबर मिले, 2.5 नंबर मिले, तो ये क्या हो गया. मैंने आके डिस्कस किया आपसे कि सर ये क्या हुआ. तो आपने बताया कि भाई देखो, ऊपर आपने 4 पार्ट हैं, अटेम्प्ट ही 2 करे हैं और 5 नंबर में से 2.5 नंबर में लिखे, दैट मोर देन 50% तो यूपीएससी भी नहीं देती. तो तब एक चीज़ समझ में आई, उसको फिर टेक्निक, पहले तो पेपर अटेम्प्ट पूरा करना पड़ा, फिर उसके बाद सीखा पहले अटेम्प्ट पूरा करना, फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि टेक्निकल कैसे बनाएंगे. पहले मैं बड़े बड़े सेंटेंस लिखता था, पैराग्राफ लिखता था, जो मैं एक पैराग्राफ में हाफ पेज खा रहा हूँ, उसमें 1 पॉइंट लिख रहा हूँ, वो अगर कोई दूसरा बच्चा सिर्फ 1 लाइन में लिख रहा है नोट्स फॉर्मेट में, तो ऑब्वियसली ही विल जो है ना. एंड ग्रामेटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है. पहले मेरे को ये लगता था आई विल फ्रेम अ गुड सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड फ्लुएंट इंग्लिश, इट विल वर्क. बाद में पता चला कि तो जैसे साइंस में न्यूमेरिकल करते हैं ना, उसी लाइंस पे यू हैव टू बी साइंटिफिक इन आर्ट्स. दैट्स क्वाइट डिफरेंट कि डाटा आपको फैक्ट्स डालने पड़ेंगे, डाटा डालना पड़ेगा, जजमेंट डालने पड़ेंगे, कमिटीज़ की रिकमेंडेशन डालनी पड़ेगी. आपको अपना दिमाग नहीं लगाना. वो ये जानना चाहते हैं कि मतलब दिमाग उसमें सोल्व करने में ऑब्वियसली लगाना है, लेकिन वैलिडेशन कहाँ से लेके आओगे. आपने रिसर्च नहीं करी ना, आप ये जनरली नहीं बोल सकते कि ये चीज़ खराब है, ये चीज़ बुरी है. हाँ, किसी कमेटी ने बोला है तो आप उसको ये, तो एग्जामिनर आपको फील करेगा कि हाँ ही इज़ अ वेल लर्न्ड पर्सन.
मतलब आंसर जितना फैक्चुअल होगा, जितना वेल लर्नड होगा और जितना रिच होगा। पॉइंट आप ये मत सोचो कि 5 पॉइंट लिखूंगा और 5वें पूरा पेपर भर दूंगा। अगर आपके 7 पॉइंट है ना, कोशिश करोगे 7 के साथ कैसे ना कैसे चले जाए। ट्रू। उस स्पेस में, उस टाइम फ्रेम में किसी ना किसी, भले तुम्हें इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब हटानी पड़े। अगर यही एग्जांपल हम शांता कुमार वाला है तो सिंपल अगर ये भी लिखना ना, शांता कुमार ओनली 6%, इतना लिख के भाग जाओ अगर टाइम भी नहीं है उसको पूरा एक्सप्लेन करने। बिकॉज जो आपकी पेपर चेक कर रहा है ना, उसको पता है शांता कुमार की रिकमेंडेशन क्या है, उस 6% उसने किस कंटेक्स्ट में बोला, ही नो दैट। बट उसको ये लग जाएगा कि भाई बंदे ने पॉइंट आउट किया है, ही नो, एक इमेज सेट हो जाती है। हाँ, कि ही नो ही इज अ वेल लर्न पर्सन, बट बिकॉज ऑफ टाइम इशू एंड बिकॉज ऑफ स्पेस इशू ये वो अपने 7 पॉइंट वैसे प्रेजेंट नहीं कर पाया जैसे हो जाने चाहिए थे, बट ही नो दैट 7 पॉइंट। और एक बच्चा 3 पॉइंट को उनका एक्सप्लेन करके लिख देगा तो उसके दिमाग में आ जाएगा कि 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट और 7 पॉइंट में रिलेटिव मार्किंग जब होगी ना, then you will have a lower. Well, you don't have to do PhD in 3 points, get metric pass in 5, right? यही डिमांड है। You have to be मैट्रिक पास में भी वो पीएचडी करने के बाद उसको मैट्रिक पास की तरह लिखना है, पीएचडी तो उसमें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप उसको रट्टा मार लोगे, तो उसको समझ के वो पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे, पता होना चाहिए। पर एक वो हो जाता है ना सर कि आप उनसे बात कर रहे हो लिटरली अपने आंसर कॉपी की तरह है ना, कि आपने रिकमेंडेशन डाल दी, कमेटी नेम डाल दिया, जजमेंट डाल दिया, अनूप बर्नवाल जजमेंट डाल दिया, एंड ही नो कि यार इस बंदे को पता है। अब आपने पुलिस रिफॉर्म में प्रकाश सिंह जजमेंट, प्रकाश राज वाला जो जजमेंट है वो डाल दिया, देन ही नो कि इसने जजमेंट पढ़ा है और इसके फैक्चुअल करेक्ट हैं पॉइंट्स। तो वहाँ पे सिर्फ आप हेडिंग डाल के भाग जाओगे ना, तो भी आपको दे विल अवार्ड रादर देन बीइंग इलैबोरेटिव ऑन योर अप्रोच, जो कि मैं पहले करता था। ओके, यू वर पार्ट ऑफ एमजीपी, राइट? हाउ यू यूटिलाइज दैट? कैसा एक्सपीरियंस था? फर्स्ट पहला तो है कि मेंस की तैयारी सही टाइम पे करी, जो हमेशा से लैक पॉइंट रहा है मेरी प्रिपरेशन में, कि अक्टूबर में शुरू कर दी थी एंड देन फिर पीटी की 2 महीने पहले शुरू करी थी। पहला तो ये चीज़ टाइम से पूरा। सेकंड, मैं उसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, सिलेबस अपना उसी तरीके से करता था। एक्चुअली क्या होता है ना, हम सोचते हैं यार ये वाला टेस्ट बाद में लिखेंगे और जब मैं पढ़ लूँगा। भाई पढ़ो उसको, पहले टेस्ट लिखो, नापो अपने आप को कि कितना आपने पढ़ लिया है। ये नहीं कि अब उसमें क्या है ना, बंदा कॉन्फिडेंस में रह जाता कि मैं तो जब पढ़ूंगा ना तब लिखूंगा, मैं तो एक्सेल कर दूंगा, अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं मेरा ऊपर है। जब आपको ये धक्का लग जाएगा ना कि पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आया, और तब आपको पता लगा कि आपको उसको एनरिच करना पड़ेगा, आपके नोट्स आर नॉट सफिशिएंट, या इस टॉपिक में यहाँ पे आप लैक कर रहे हो, तो आपको लगेगा पढ़ने के बाद भी नहीं हुआ ना, तो अब इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि भाई इतना पढ़ा, इसका पेपर दिया, इवेल्युएट किया कि भाई इतने में नहीं हो रहा, तो आपको ये तो और हो गया, दैट्स गुड। इसी और फिर अगर हो गया तो ये सबर भी लाना पड़ेगा कि बस इतना ही करना है, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है। अगर वहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका काम, तो सेकंड वाले पे कूदो जहाँ पे आपका नहीं हो रहा, तो एक वो जजमेंट लानी पड़ेगी। 2 चीज़ ही होगी। तीसरा सर, पेपर पूरा अटैम्प्ट करना। पेपर पूरा अटैम्प्ट का मतलब ये नहीं कि आपने 20 अटैम्प्ट करने, 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। पेपर अटैम्प्ट का मतलब है 60 क्वेश्चन करे आपने, क्योंकि 20 के 3 सब पार्ट है, 10 वाले में 2 होंगे, 15 मार्कर में 3 होंगे। वो उसको 60 क्वेश्चन की तरह देखो, 50 to 60 क्वेश्चन की तरह, उसको ये मत देखो। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन दिखते हैं ऑन फ्रंट, बट दे हैव स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है, तो वो ऑन एन एवरेज 250 से 300 क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करने हैं। तो उसको उस तरीके से अप्रोच करोगे तो आप मिस नहीं करोगे कुछ। आप जब पेपर अटैम्प्ट करोगे तो 250 नंबर का अटैम्प्ट करोगे रादर देन 250 का या 150 का। तो अटैम्प्ट आपका रेंज बढ़ गई तो मार्क्स की रेंज ऑलरेडी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो क्या लगता है कि एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स, क्या ऐसा रूटीन था जो कि, या कौन सी 3 पर्टिकुलर चीजें थी जो तुम कहोगे कि सर इट सेट मी अपार्ट एंड आई वाज प्रीटी मच श्योर कि इस बार तो होगा ही होगा? सर पहले ही रियलाइजेशन कि फैक्चुअली होना, आपको टेक्निकल बनना पड़ेगा, जर्नलिस्ट से टेक्निकल बनना पड़ेगा। बोलने के लिए जर्नल स्टडीज़ है बट इट इज़ टेक्निकल स्टडीज़। टेक्निकल पॉइंट्स डालने पड़ेंगे, टेक्निकल रिकमेंडेशन डालनी पड़ेगी। आप अपनी चीज़ें मत डालो जो ऑलरेडी बड़े बड़े लोग बोल के गए हैं, जिनके ऊपर कमेटीज़ बिठा रखे हैं, डाटा है गवर्नमेंट एजेंसी का, वो आपको पुट इन करना पड़ेगा। पहला ये रियलाइजेशन जब हुआ तो पता लगा कि जैसे हम बुक में पढ़ते हैं ना पैराग्राफ फॉर्म में, वो सब फाड़ के बाहर फेंको, एक पॉइंट में 3 या 4 वर्ड में उसको खत्म करने की कोशिश करो। एक तो ये रियलाइजेशन सर। दूसरा ये रियलाइजेशन कि वो 250 नहीं है, मतलब 20 क्वेश्चन नहीं है, 60 क्वेश्चन है, पूरा अटैम्प्ट करना है। भले ही कैसे भी करो, कि चाहे वो आप ब्लॉक डायग्राम बना के करो, चाहे सिर्फ हेडिंग डाल के आप आगे भगो। मैं क्या करता था, कोई क्वेश्चन नहीं भी आता था ना, एटलीस्ट उसको ये इंश्योर करता था कि 3 सब पार्ट है तो तीनों सब पार्ट की हेडिंग लिखी है
और उसके बाद उसमें कोई भी 2-3 जनरल पॉइंट डाल दिए, पहली हेडिंग डाली। उसमें क्या करता था मैं, ऐसा नहीं कि हेडिंग डालने के बाद पॉइंट डालता हूँ, पूरा स्पेस यूटिलाइज करके 3 पहले हेडिंग डाल दी, फिर पहली हेडिंग पे आया 2-3 पॉइंट बड़े बड़े करके लिख दिए, किसी तरीके से मैनेज कर लिया उसको। तो एक हो जाता है एग्जाम में, हो जाता है कि भाई इसने क्वेश्चन टैकल कर लिया है, राइट, ही नो द एसेंस ऑफ क्वेश्चन। पहली चीज ये कि एसेंस ऑफ क्वेश्चन पता होना चाहिए, पूछा क्या है आपसे। अब इतनी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये तो पता हो कि आपसे पूछा क्या गया है, वो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग हो, और वो ये भी तो जानना चाहते हैं ना कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। तो वो आप जब हेडिंग में डिवाइड कर दोगे उसको, ये देख दोगे कि उसने क्वेश्चन समझ लिया और वो करने की कोशिश कर रहा है, और थोड़ा बहुत कर दोगे तो इट विल समथिंग तो वो देगा ना। ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा छोड़ के आ जाओ, तो वो मेरे को लगता है कि वो गलती है। और पैराग्राफ फॉर्म में लिखना ऐसा गलती, जैसे आप नोट्स बनाते हो ना, बी फ्रैंक, जितने शॉर्ट नोट्स आप बनाते हो वही शॉर्ट नोट्स आप पेपर में लिख के आओगे, और मेरे को नहीं लगता कि उसको बुकिश फॉर्म में या वैसे लिखना काम करेगा। एंड ये मेरे को थोड़ा गाइडेंस आज जैसा आपने दिया, आपने मेरे को रेफर किया था श्रुति शर्मा जी की कॉपी से, एंड उनकी मैंने देखी, तो जो उन्होंने टेक्निकल फॉर्म में लिख रखा है, शॉर्ट्स उसमें लिख रखा है, तो उसमें क्या आप जहाँ बच्चे 5 पॉइंट दे पा रहे हो आप 7 दोगे या 9 दोगे, राइट, स्पेस कम कर दिया, टाइम आपका बच गया। तो ये सब चीज़ें थी जो। अच्छा, क्विक रैपिड फायर, पेन विच यू यूज्ड? दैट वाज V7 रिफिलेबल, एंड iBall यूनिबॉल भी करता। स्टार्टिंग में मैं कोई भी पेन करता था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज़ किया कि उसकी स्पीड थोड़ी अच्छी है एंड फ्लुएंसी है। अगर ये डिफरेंस आता है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आपका एक पेन, पायलट पेन होना चाहिए। और मैं तो V7 और यूनिबॉल दोनों, बोथ आर गुड। अच्छा, प्रिपरेशन घर पे करी, लाइब्रेरी में करी? घर पे की सर। घर पे करी। कभी फोमो नहीं हुआ कि बाकी लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं या मुझे लाइब्रेरी जाना चाहिए? सर मैं स्टार्टिंग से ऐसा रहा हूँ जो मेरे को थोड़ा अलग रह के काम करने की आदत है, क्योंकि मेरा अपना पेस है। मेरा मन करेगा मैं 2 बजे उठ के पढ़ूंगा, मेरे को याद आ गई कोई चीज़ 2 बजे उठ के पढ़नी है, मैं उसको उठूंगा फटाफट, 2 घंटे उसको पढ़ूंगा एंड फिर सो जाऊंगा। और मेरा ऐसा कोई रूटीन नहीं था कि मैं इतने बजे उठना है, इतने बजे काम करना है। आई वाज लाइक कि टारगेट है, किसी दिन 20 घंटे भी पढ़ता था, किसी दिन 4 घंटे भी पढ़ता था, क्योंकि रोबोट नहीं हो एंड थोड़ा सा खुद को वो लीजर देना पड़ेगा। बट मेक श्योर कि जो 7 दिन का टारगेट है ना, वो 7 दिन में कवर हो जाए। आप डेली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, बट वो 7 दिन में कोई ऐसा दिन था जो पक्का पता है कि ये तो वेस्ट जाएगा ही जाएगा? हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है? हाँ सर, वो सुबह ही फील आ जाती है कि यार आज तो मन नहीं कर रहा, तो वो दिन पूरा जल जाता है या कम यूटिलाइज कर लेते हैं? कम यूटिलाइज करते थे, जलना तो अफोर्ड नहीं कर सकते खैर। हाँ। क्योंकि वो फिर बाकी वो दिमाग में टिक हो जाते हैं, बाकी के 6 दिन पे जो लोड पड़ेगा ना इसका 2-2 घंटे एक्स्ट्रा करके। बट उस दिन बहुत नेगेटिव वाइब्स नहीं आती? हाँ सर बिल्कुल होता होगा, सेल्फ डाउट होता होगा। सेल्फ डाउट तो सर मैं कहूँ बोलूँगा कि 7 के 7 दिन होता है। आप लिटरली ऐसा होता है कि आप पढ़ लेते हो, यू गेट कॉन्फिडेंट, एंड फिर 2 क्वेश्चन लगा लेते हो, कुछ ऐसा देख लेते हो जो अनप्रेडिक्टेबल पूछा, यू आर लाइक क्या कैसे होगा। ये तो नोट्स में भी नहीं है, आज तक सुना भी नहीं है, उसको आंसर करना है। तो वो तो सर सेल्फ डाउट तो कॉन्स्टेंट चलता रहता है। When you were sitting for the interview, right? बाहर वेट कर रहे हो डोलपुर हाउस में, तब दिमाग में क्या चल रहा? सर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टैक्टिक्स करी थी। जो मेरे को इंटरव्यू रूम तक लेके गए थे, I got engaged in conversation with him. Okay, you did not let your mind to think about कि मैं इंटरव्यू जा रहा हूँ। Wonderful. वॉशरूम हो था उससे पहले कि मैं वॉशरूम गया, थोड़ा सा वहाँ पे अपने हमको ठीक है देखा कि ठीक है प्रेजेंटेबल लग रहे हैं, एंड देन बाहर बैठे थे एंड आई वाज आस्किंग फ्रॉम देम कि क्या टाइमिंग, कितने इंटरव्यू हो गया, क्या टाइम हो गया, अच्छा बीच में ये 25 मिनट्स का एवरेज चल रहा तो इतना टाइम नहीं होना चाहिए था। ही सेड चाय पी रहे थे, तो आई वाज लाइक यार चाय थोड़ा अच्छी पिलाया करो, उनका मूड अच्छा रहेगा तो हमारे मार्क्स अच्छे रहेंगे। फिर मैं उनसे पूछा था यार तुम्हें भी मिल जाती है चाय? नहीं। तो आई वाज लाइक मैं उनके साथ ऐसे फ्रैंक हो गया था कि दे वर लाइक जानते हो, वो बेल बजी, रिंग बजी, तो मैं उस कन्वर्सेशन में इतना एंगेज था उन लोगों के साथ, मुझे रिंग नहीं सुनाई दी, दे सेड कि सर जाओ अंदर। तो मैं उस बाद में अंदर गया तो वो फील ही नहीं हुआ कि मैंने कर लिया था सर। मेरे को, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं बैठा और मेरे दिमाग में थॉट्स आए तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट है, डाउट हो गया। मैंने देखा वहाँ पे बच्चे थे ना, दे वर रीडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पैनिकिंग एंड रिवाइजिंग द थिंग्स। आई वाज लाइक ज़रूरी थोड़ी इसमें से पूछेगा, कहीं से भी पूछ सकता है। अब तो जो पढ़ लिया सबकॉन्शियस माइंड आंसर करेगा, एंड जब आप रैंडम कन्वर्सेशन में हो तो आपको सबकॉन्शियस आपको टेक ओवर कर लेता है, और वो कर लेना चाहिए, दैट विल बी गुड। कॉन्शियसली आप गलतियाँ करोगे, जैसे ब्रीथ करते हो तो वो सबकॉन्शियस चल रहा है, उसको अगर आप खुद कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो मैंने इस तरीके से टैकल किया था। उसमें भी मैं जो था, मेरे साइड में जो थी, मैं उनसे बात, इंटरव्यू रूम में भी बैठे थे, तो आई वाज लाइक मैं उनके साथ बातों में एंगेज हो गया। बाकी लोग पढ़ रहे हैं, मगर ठीक है बात कर लेते हैं, दैट विल बी गुड, कि वो दिमाग से हट जाएगा कि इंटरव्यू रूम में बैठे हैं। वो मतलब आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा उस एनवायरनमेंट के साथ।
कितने हमने मॉक्स लिए होंगे इंटरव्यूज के लिए? जैसा आपने सजेस्ट किया था कि हर 3 दिन पे एक मॉक दे के आओ, तो और मेरे मार्च में था तो अराउंड 15 के आसपास तो हो गए होंगे सर। हो गए? हाँ। वेरी वेल। वन लास्ट थिंग, लोएस्ट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, कोई ऐसा फेज तो आया होगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो लोएस्ट ज़्यादा थे, फिर भी पीक तो रिजल्ट जब वन पर्टिकुलर एप यू रिमेंबर के सर इससे लोएस्ट नहीं हो सकता, इससे बुरा नहीं हो सकता? मेंस हो गया था, देन आई वाज सर्चिंग फॉर द थिंग्स कि यार अब करना क्या है। देन मैं दोस्तों के कांटेक्ट में आया कि यार ठीक है, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट, मैंने सोचा था कि भाई इससे ज़्यादा दोबारा नहीं जाएंगे आगे ना, मेरा हो गया, होना होगा इसमें हो जाएगा, नहीं होना होगा तो फिर वी आर नॉट फॉर इट, हम कैपेबल इनफ नहीं है, एक्सेप्ट दिस रियलिटी एंड मूव ऑन। ये भी बहुत एक ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ में मैच नहीं कर रहे हो, मैच इन द सेंस ये नहीं कि आप नॉट कैपेबल इनफ हो, आप इन्फीरियर हो, जस्ट बिकॉज कि उनका रिक्वायरमेंट अलग है और आपकी रिक्वायरमेंट अलग है। लाइक हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, एनडीए में रिक्वायरमेंट्स अलग है, आपके एसएसबी में दे नीड अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। आप यूपीएससी का टॉपर भी अगर उसमें जाएगा तो ही माइट गेट रिजेक्टेड एट दैट, क्योंकि उनको डिफरेंट चाहिए। आप एसएससी का एग्जाम दोगे उसमें डिफरेंट है, ठीक है, आप उसको क्लियर नहीं कर सकते। तो बी क्लियर इन दिस कि यार मेरे को क्या एप्टीट्यूड वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आप कई अटैम्प्ट दे चुके हो, उसको खींचना फिर आप अपने आप पे ना बोझ मतलब अपने आप पे उसको बोझ बना लोगे कि, और एक पूरी लाइफ फेलियर का टैग लेके खुद को परेशान करोगे। दुनिया भूल जाती है, दुनिया 2 साल में भूल जाती है, सच्चाई है। 1-1.5 साल 2 साल में लाइफ गोज ऑन, कोई चला भी जाता है तो भी लोग भूल जाते हैं एंड लाइफ गोज ऑन, बट आपको पिंच करती रहेगी। तो मेक श्योर कि उसको लेट गो करना भी एक टाइम पे डिसाइड करना पड़ता। तो मैंने कर लिया था कि ये मेरा लास्ट है, होगा तो इसमें हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेंस के बाद फिर मैंने इधर उधर देखना शुरू किया था कि क्या करना है। तो दैट वाज काइंड ऑफ क्वाइट लो कि यार क्या सोचा था और कहाँ हाथ पैर मार रहे हैं। Any 2-3 suggestions you would like to give to the aspirant? सर पहला सजेशन तो ये है, बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट की इसलिए नहीं कि आज ही कर दूंगा या अभी हो जाएगा, बी कॉन्फिडेंट की हो जाएगा। अगर एफर्ट्स दूंगा मे बी 2 साल लगे या 3 साल लगे, हो जाएगा। वो क्लियरिटी रखो एक उसमें। मैंने ये गलती करी है, मैं खुद बोलता हूँ कि मैंने बड़े डिफरेंट एग्ज़ाम्स दिए। मैंने CGL दिया, उनमें भी मेरे टियर 1 में 160 2 बार दिया मैंने, उसमें टियर 1 में 160 प्लस मार्क्स थे, क्वाइट गुड स्कोर। तो बड़े मैंने डिफरेंट एग्ज़ाम दिए, बट आज ये रिग्रेट करता हूँ कि अगर फोकस होके यूपीएससी स्टार्टिंग से दिया होता ना तो चीज़ें डिफरेंट होती। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना ना एग्ज़ाम से ना बाकी चीज़ों से। और जो लोग आपके बोल रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक तो यार साइलेंट कर लो, वो एक बैरियर लगा दो, अप्रोचेबल फिजिकल बैरियर लगा दो, फोन इन द साइड की जो लोग आपको पसंद नहीं है जस्ट ब्लॉक दैम, बी क्लियर, ब्लॉक कर दो और उन चीज़ों से नेगेटिविटी से अपने आपको दूर कर लो। और एक मेंटल बैरियर भी खत्म कर, एक वो फिजिकल बैरियर लगा दोगे तो मेंटल बैरियर भी कम हो जाएगा जो आपको डाउट करेंगे। हाँ कुछ ये है कि सेल्फ डाउट आते हैं और आपके क्लोज लोगों से जो डाउट आते हैं उनको कंस्ट्रक्टिवली लो, ठीक है सही बोल रहे हैं, और उस पर एक थोड़ दे दो, बट डोंट लेट, आपकी लैंग्वेज बोलो तो मैकेनाइज्ड लाइफ जीनी है, ठीक है, डोंट लेट दैट इमोशन ओवर पावर यू। तो मैंने तो ये 2 सजेशन है। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन अगर मैं दे सकता हूँ या मैंने रियलाइज़ किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे आर द भगवद गीता फॉर दिस। आप PYQ करो, PTK करो। और इशू क्या है सर, मैंने एक चीज़ जब मैंने खुद किया था एंड मैंने बाकी लोगों को भी करते हुए देखा है, PYQ करते हैं 2011 से उठा लिया एंड अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, फ्लिप द पेजेस, टिक लगाए और आगे भाग गए। दिस इज़ नॉट द वे यू डू PYQs। PYQ शुड बी फ्रॉम 1979, बी वेरी क्लियर, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और रिपीट वो इमीडिएट ईयर नहीं करते, बहुत पुराने क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। देयर वाज रिगार्डिंग मिताक्षरा इन 2018 एंड दैट वाज काइंड ऑफ यजनावल्क्य मिताक्षरा वाज द आंसर एंड दैट वाज काइंड ऑफ रैंडम फॉर अस, क्योंकि सोर्सेस में नहीं था, बाद में आ गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन पीछे देखा ना जाके, वो 1980s में पूछा हुआ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1990s में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और सेकंड, सब्जेक्ट वाइज तो मार्केट में मिल ही जाते हैं, अब आपको क्या करना है ना, उसको सब्जेक्ट वाइज को टॉपिक वाइज में करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री चलते हैं तो आपको पहले उसमें से सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे स्टोन एज के साइड निकाल के रखे, आपको A4 साइज शीट्स बनानी पड़ेगी, या तो कहीं पे मिल जाए मार्केट में जो आपको अलग से मतलब बाइफरगेट ऐसे टॉपिक वाइज करके दे। मार्केट में टॉपिक वाइज नहीं है, सब्जेक्ट वाइज है, राइट, ठीक है। और टॉपिक वाइज है भी तो 2011 से हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस है। तो आप एंड मैं ये बोलूँगा कि इसमें 2-3 महीने लगेंगे, बट इट विल वर्थ, एक टाइम के बाद तो ये वर्थ इट होगा। आप रियलाइज़ करोगे कि यार क्या है। और मैंने एक एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में, ये CAPF भी किया था तब भी यही ट्रिक अप्लाई की थी
कि एक्चुअली मेरे को ऐसा मानना है कि क्वेश्चन पेपर इज़ द मीडियम थ्रू विच यूपीएससी कम्युनिकेट विथ यू। तो पहले वो देख लो ना, बाकी लोगों की बातें सुनने से, मार्केट में सुनने से, या अपने टीचर्स, आई एम नॉट हेयर टू डिमीन एनीवन, बट अपने टीचर्स की भी, अपने दोस्तों की भी या सीनियर्स की बात सुनने से पहले यूपीएससी की सुन लो, क्योंकि एग्ज़ाम उसको देने जा रहे हो आप, ठीक है। अदर गाइज में भी टू इंटेलिजेंट और उनके एक डिफरेंट माइंडसेट होगा, आपको माइंडसेट मैच करना है यूपीएससी के साथ। तो वो आपसे कम्युनिकेट कैसे करती है? तो सिलेबस के थ्रू करती है। अब सिलेबस इतना एलेबरेटिव है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, तो फिर कैसे करेगी? वो करेगी क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। वो क्वेश्चंस बोलती है हर साल आपको, एंड वो बताती है कि भाई मुझे ये पैटर्न चाहिए, ये लोग चाहिए जिनको ये चीज़ आती हो, तो पहले एटलीस्ट वो कवर करो, बाकी चीज़ें बाद में करना। मैं जैसे मैं बता रहा था एंशिएंट हिस्ट्री में, अब फिर उसको क्या करो, एंशिएंट हिस्ट्री के साइड में रख लिया हमने क्वेश्चंस, एंड अब A4 साइज शीट लो, पहला टॉपिक स्टोन एज डाला, और उसका पार्ट 1 पैलियोलिथिक, वो आंसर वो शीट साइड रखी। सेकंड शीट मीजोलिथिक, थर्ड न्यूलिथिक, चालकोलिथिक, ऐसे शीट बना ली A4 अलग अलग, ठीक है, उन्हें एक जगह रखना। एंड देन फिर मे भी हो सकता है, जैसे अगर मैं रिकॉल करूँ तो स्टोन एज में इतने क्वेश्चन है नहीं PYQ में, जितने भी हैं पॉइंट आउट डालो। वहाँ कोई आपको अलग सा वो लग रहा है ना, खाली क्वेश्चन नहीं पढ़ने, उसमें आपको ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस के बारे में पढ़ना है। मिताक्षरा एंड दया भाग वाज इन द ऑप्शंस ऑल्सो। ऑप्शन से एक्चुअली उससे क्या होगा ना, आपको ये पता लगेगा यूपीएससी के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से, मतलब अब उसने जो ऑप्शन भी बनाया है ना, वो किसी सोर्स से बनाया, उसके दिमाग में होगा तभी उसने वहाँ पे लिखा है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने कुछ भी रैंडम लिख दिया। तो मतलब उस बंदे को उस बात की नॉलेज है, तो अगली बार वो उसको पूछ सकता है। हाँ बिल्कुल, यस यस, उसके सोर्सेज में वो है, तो इट्स कमिंग फ्रॉम द ऑप्शंस फ्रॉम द इटसेल्फ। तो और जब अब वो आपने एक बंडल बनाया, इसमें मैं क्लियर कहूँगा 2 महीने 3 महीने लगेंगे आपके, जो शायद कोई आपको सजेस्ट करे ना करे, आई डोंट नो, लगते नहीं है। फिर आप क्या करो, अब आप अपने नोट्स उठाओ, जो भी आपके कोचिंग है, जहाँ से भी है, दे आर ऑल इक्वल एंड गुड, ठीक है। अब वो आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स अपने सामने रखो। जैसे बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं हमने अपने नोट्स पढ़े, गुड, अच्छा लगेगा नोट्स पढ़ने के बाद। फिर आप आ जाओ, अपना PYQ वाला पेपर निकालो, उसमें पढ़ो अपना बैठ के ना, कि अच्छा ये। अब आप देखोगे आपके नोट्स में 50% खाली PYQ कवर्ड है, 50% से ज़्यादा नहीं होगा, कितना भी स्टैंडर्ड सोर्स हो। उसमें क्या करो, उसको जो 50% कवर्ड नहीं है, आइदर यू स्टेपल बोथ ऑफ देम टुगेदर और यू पुट दैट इन योर नोट्स, कि ये चीज़ एक अपने नोट्स में एक पेज और ऐड करके ये चीज़ ऐड कर लेते हैं। एंड मेक श्योर जो क्वेश्चंस पूछे हुए और वो आपके नोट्स में है, उसको एक अलग हाईलाइटर से करो। उससे क्या होगा, पहली बार में बहुत टीडियस काम है, बोर होंगे कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, 90-79 का करने की जरूरत है, 90-80 का करने की जरूरत है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको उसको बार बार रिवाइज करोगे ना, तो आपको ये हाईलाइट हो जाएगा, दिमाग आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को अडेप्ट कर लेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कहाँ से क्वेश्चन बने हैं और कहाँ से बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो और एट द डे ऑफ द एग्जाम या उससे 1-2 दिन पहले जब आप रिविजन करोगे, तो फिर वही हाईलाइटेड पॉइंट ही पढ़ने हैं आपने। उन हाईलाइटेड पॉइंट के चारों तरफ आप अपनी रिकॉल मेमोरी बनाओ और उनके थ्रू आप माइंड मैपिंग करो, दैट विल बी मोस्ट गुड। डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, वो सिर्फ बाद में फिर वो फटाफट वो रिवाइज करो, उसको आंखों के थ्रू निकालते रहो। एक टाइम पे आ जाएगा कि यू नो कि अगले पेज पे लिखा गया है, राइट, आप रिकॉल कर पाओगे एंड दैट विल बी ऑफ इमेंस। सेम यही मेंस में जाएगा। मेंस में ये कि थोड़ा ज़्यादा इसमें टीडियस काम हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें रिडंडेंट हो जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पर मेंस में एटलीस्ट 2000 तक तो करना ही है। ऑप्शनल में यही, मैंने ऑप्शनल में भी यही किया था, जो माई ऑप्शनल वाज ज्योग्राफी, एंड मैंने उसमें भी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था भाई इतना सिलेबस है, क्या क्या करूँ, ये बुक पढ़ूँ, पर मैं परेशान हो गया अपनी नोट्स देख पढ़ के, वो कुछ नहीं आ रहा था, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे थे उससे। फिर मैंने क्या किया, PYQ लिया और उसको बाइफरगेट किया, इसी तरीके से टॉपिक वाइज किया, और फिर उसमें देखा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर मैंने अपने नोट्स में से उन क्वेश्चन के आंसर लिखे PYQ और एड ऑन कर लिया उसमें करंट अफेयर में जो चल रहा है, और सिर्फ वही मेरे फाइनल नोट्स थे। तो 50 पेज एक यूनिट के नोट्स बने ऑन एंड अराउंड, आगे पीछे, एंड दैट वाज 20 यूनिट है उसमें, और तो ये अराउंड 1000 पेज के आसपास नोट्स मेरे रेडी हो गए थे इन ऑप्शनल। बट उसमें प्लस पॉइंट क्या था, मेरे हाथ के थे, मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, मैंने खुद लिखे हैं, और मुझे उसकी इंपॉर्टेंस पता थी कि क्या इंपॉर्टेंस है इस पॉइंट की, एंड यू नो इन द बैक ऑफ द माइंड कि आपने कहाँ क्या सोर्स आप फॉलो कर रहे हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे उसने बहुत हेल्प किया, क्योंकि नहीं, इतनी वास्ट तैयारी आप नहीं कर सकते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत साल ले जाएगी। तो एक स्मार्ट
तो कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी अपनी हार्ड वर्क को चैनलाइज करने के लिए. स्मार्ट स्टडी इज़ नॉट लाइक कि समथिंग यू विल, कोई टिप है आपने पकड़ ली और किसी ने बता दी और आपने कर ली. नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू डेवलप दैट हैबिट कि जब आप लास्ट टाइम रिवीजन करोगे तो आपको सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स ही पढ़ने हैं. दैट इज स्मार्ट स्टडी. और उसमें कुछ अलग नहीं है कि आप कुछ नेक्स्ट लेवल ले आओगे. Wonderful, yeah. It was really, nice interacting with you. You shared wisdom, right? Again, many, many congratulations. Thank you, sir. Thanks a lot, sir.